हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है इसके अंदर मैं बात करने वाला हूं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स के पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए बच्चों, जो नीट एग्जामिनेशन आप देने वाले हैं इसके लिए पीवाईक्यू को ऑब्जर्व करना या सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि पीवाईक्यू में आपको पिछले 15-20 सालों का एक आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और अगर आप उस प्रकार के क्वेश्चंस में कंफर्टेबल हैं तो आप डेफिनेटली मान करके चल सकते हैं कि जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं उसके अंदर भी आप उतने ही कंफर्टेबल फील करोगे। ओके, तो जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबका प्रॉपर सोल्यूशन यहां पर आपको दिया जाएगा। सिंपलेस्ट तरीके से या ट्रिक्स के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताऊंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर सारे के सारे क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर के आप सॉल्व कर लेते हैं तो इस टॉपिक में एक गजब का कॉन्फिडेंस या कमांड आपको आता हुआ नजर आएगा। तो आइए आज का जो डिस्कशन है इस वीडियो के माध्यम से स्टार्ट करते हैं। पीवाईक्यू के अंतर्गत मैंने 2001 से लेकर के रिसेंटली जितने भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उन सारे के सारे क्वेश्चन को कवर अप किया हुआ है। तो आइए 2001 का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, इसको ध्यान से पढ़ करके सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए C4H9Cl on reaction with sodium triether gives a hydrocarbon which on monochlorination gives only one monochloro derivative, then A is। तो दो रिएक्शंस बच्चों यहां पर आपको दे रखी हैं। पहली वाली जो रिएक्शन है ये तो है वुड्स रिएक्शन। तो आपको बोला जा रहा है कि जो अननोन कंपाउंड ए फाइनली आपको पहचानना है, इसकी सबसे पहले तो आपको वुड्स रिएक्शन करनी है, और वुड्स रिएक्शन करने के बाद जो हाइड्रोकार्बन बनेगा उसका जब मोनोक्लोरिनेशन करवाया जाए तो केवल और केवल एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए। इस तरह की बात यहां पर बोली जा रही है। अब ऐसे क्वेश्चंस को मेरे हिसाब से ऑप्शन से ही सॉल्व करना बढ़िया रहता है। तो आइए पहला ऑप्शन जो दे रखा है उसको एक बार लेकर के चलें। तो सपोज A इज इक्वल टू टर्शीब्यूटाइल क्लोराइड में लेकर के चलूं, तो टर्शीब्यूटाइल क्लोराइड के स्ट्रक्चर पहले आप लिख लीजिए। ये हो जाएगा टर्शीब्यूटाइल क्लोराइड। आप जब वुड्स रिएक्शन करवाते हैं तो वुड्स रिएक्शन के अंदर जो हैलाइड काम में लिया जा रहा है बच्चों, उसके दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसको दो बार मैं लिख रहा हूं। और जो सोडियम है इसके भी दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं ईथर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। किस तरह से रिएक्शन होती है तो इसके अंदर बच्चों तरीका ये रहता है कि ये जो सोडियम होता है ये यहां से क्लोरीन को लेकर के बाई प्रोडक्ट NaCl बना देता है, और जो मेन ऑर्गेनिक आंसर है वो बन जाता है RR टाइप का। तो जो आंसर RR टाइप का यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 के अकॉर्डिंगली वो एक बार अपन लिख लेते हैं। टर्शीब्यूटाइल क्लोराइड लेने पर जो RR बनेगा वो बच्चों आपके सामने है ये वाला। अब सोचिएगा दूसरी कंडीशन को चेक करते हुए कि अगर इस प्रोडक्ट का मोनोक्लोरिनेशन करवाया जाए तो कितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स होंगे। अब बच्चों जितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स होंगे वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट कितने प्रकार के हाइड्रोजन्स हैं, क्योंकि क्लोरिनेशन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन आपको करना होता है, तो हाइड्रोजन पर ही एग्जैक्टली वो डिपेंड करता है। अब बच्चों यहां पर आप बड़े ध्यान से देखिएगा कि सारे के सारे जो मिथाइल हैं वो आपस में आइडेंटिकल या यूनिफॉर्म है, और ये वाले जो कार्बन इस पर तो हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि ये बात कंफर्म हो गई कि यहां पर केवल और केवल एक ही आंसर बन रहा है, और यही क्वेश्चन की डिमांड थी। तो इसीलिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से बच्चों आप चारों ऑप्शन लेकर के चल सकते हैं और आपको नजर आएगा कि फाइनली सिंगल प्रोडक्ट बनाने वाला यहां पर एक ही ऑप्शन है, जो कि ऑलरेडी हम ऑप्शन नंबर 1 में टिक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड्स फॉर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन इज। कुछ हैलाइड आपको दे रखे हैं और आपसे बोला जा रहा है कि अगर आप इसका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन यानी एक प्रकार से एलिमिनेशन रिएक्शन करवाएं तो जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा। तो बच्चों सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान से देखिएगा कि यहां पर जिस प्रकार के ऑप्शन आपको दे रखे हैं उसके अंदर हेलोजन को चेंज किया हुआ है, R सेम है। ठीक है ना? तो जब भी हेलोजन को बदला जाता है तो आप किसी भी प्रकार का एलिमिनेशन करो, यहां पर जो मेन इफेक्टिव फैक्टर होता है वो होता है बॉन्ड लेंथ यानी कि साइज ऑफ द हेलोजन्स। और आप जानते हैं कि साइज के हिसाब से अगर अपन बात कर लें तो जो आयोडीन है उसका साइज सबसे लार्जर होगा।
अगर आयोडीन का साइज सबसे लार्जर है तो ये माना जाता है कि कार्बन आयोडीन वाला बॉन्ड वीकेस्ट है, और जो बॉन्ड कमजोर होगा वो आसानी से टूटेगा, यानी उसी की रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। तो आराम से देखिए बच्चों, आयोडीन सबसे आगे होना चाहिए और एक रेगुलर ट्रेंड यहां पर होना चाहिए, क्योंकि हेलोजन भी एक सीक्वेंस में ग्रुप में अरेंज होते हैं। तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, और आयोडो हो जाएगा सबसे आगे। तो इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया हुआ है फिनाइल के साथ कनेक्ट करते हुए, और आपको बोला हुआ है कि सबसे पहले इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाइए और उसके बाद इसका हाइड्रोलाइसिस करिए, तो फाइनली जो प्रोडक्ट पी बनेगा वो आपको पहचानना है कि ये क्या बनेगा। तो आइए बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूंगा मैं इसको, क्योंकि लिखते समय एग्जाम में आपको टाइम बचाना होता है। तो बेंजीन रिंग को आप ऐसे फिनाइल लिख दिया करिए। तो ये तो हो गया फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसकी जो रिएक्शन है ये आपको करनी है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जैसे ही इन दोनों कंपाउंड की रिएक्शन करोगे तो प्यारे बच्चों ये सिंपल सा एडिशन रिएक्शन होगा, जिसमें आप इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग ईएन रूल के हिसाब से करा दीजिए। ठीक है, तो आइए जोड़ें क्या बना। जो ऑक्सीजन है उस पर तो आ गया पॉजिटिव पार्ट यानी कि MgBr, और ये वाला जो कार्बन है जो पॉजिटिव बनेगा इस पे न्यूक्लियोफाइल जोड़ देते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पे फिनाइल। तो ये तो हो गया मेरा एडिशन प्रोडक्ट। और फाइनली स्टेप नंबर 2 में आपको हाइड्रोलाइसिस करने को बोला जा रहा है। और बच्चों इस तरह के हाइड्रोलाइसिस को सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो होता है जस्ट पोलरिटी को फॉलो करिए। तो पोलरिटी का ध्यान रखते हुए मेटल वाली साइड से आप इसको तोड़िएगा, और बच्चों जैसे ही इसका हाइड्रोलाइसिस आप करते हैं तो यहाँ पर बेंजोइक एसिड बनता हुआ आपको नजर आएगा। तो आराम से आप देखें, ऑप्शन नंबर 2 में बेंजोइक एसिड आपको नजर आ रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये ऑल इंडिया PMT 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी 2002 का ही ऑल इंडिया PMT का क्वेश्चन है। इसके अंदर बच्चों एक डाई हेलाइड आपको दिया हुआ है और आपसे बोला जा रहा है कि अगर इसमें आप सोडामाइड मिलाते हैं तो क्या बनेगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। स्ट्रक्चर बड़े ध्यान से आपको बनानी है कि आखिर वो जो हेलाइड आपको दे रखा है वो किस प्रकार का है। तो बच्चों टोटल 3 कार्बन की चेन है और एक जेम डाइहेलाइड आपको दे रखा है, और आपको बोला जा रहा है कि इसमें आप सोडामाइड मिला दीजिए। तो बच्चों ये जो सोडामाइड होता है ये वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर बेस होता है, और ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होता है कि ये एलिमिनेशन करता चला जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे 2 हेलोजन हैं, तो इसमें ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो आप एक नहीं बल्कि 2 बार एलिमिनेशन कर सकते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। तो ये वाला क्लोरीन नियर बाई कार्बन से H ले लेगा, और ऐसे ये वाला क्लोरीन नियर बाई कार्बन से H ले लेगा। तो ओवरऑल यहां पर जो आंसर बना उसके अंदर एक नहीं बल्कि 2 पाई बॉन्ड आपको नजर आएंगे इस तरीके से। ऑप्शन पढ़ लीजिए, एलिमिनेशन करके एल्काइन बनाने वाला ऑप्शन केवल एक में ही आपको नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में, और इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। बच्चों अगला जो क्वेश्चन है ये एम्स 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स एल्कोहलिक QH विल बी। कुछ हेलाइड आपको दे रखे हैं और आपसे बोला जा रहा है कि अगर एल्कोहलिक QH मिला करके रिएक्शन करवाई जाए तो प्रोडक्ट नहीं बनाना, आपको रिएक्टिविटी के बारे में सोचना है कि यहां पर रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा आखिर कब होगी। तो बच्चों पहली बात ये ध्यान रखिए कि एल्कोहलिक QH जब भी आप किसी हेलाइड में मिलाते हैं तो वहां पर होता है E2 एलिमिनेशन, और E2 एलिमिनेशन की अगर रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो ये डिसाइड की जाती है मेनली स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट के बिहाफ पर। ठीक है ना, रिएक्टिविटी ऑफ E2 इज गिवन बाय स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट रिएक्टिविटी। यानी आपको करना क्या है कि ये जो 4 ऑप्शन हैं इनके प्रोडक्ट बना करके देखने पड़ेंगे और उसके बाद आप डिसीजन निकाल पाएंगे। तो आइए प्रोडक्ट बना लेते हैं। ऑप्शन नंबर A में ये तो हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। तो जब आप इसमें प्रोडक्ट बनाओगे तो एक और पाई बॉन्ड आ जाएगा, तो जो आंसर बना वो कुछ ऐसा बना। इसकी अगर मैं बात कर लूं तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा, और आपको करना होता है यहाँ पे अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो जैसे ही आप अल्फा बीटा एलिमिनेशन करोगे तो बच्चों कुछ प्रोडक्ट ऐसा बनेगा,
है ना, एक एडिशनल पाई बॉन्ड आ गया, कीटोन तो ऑलरेडी था वहां पर। ऑप्शन नंबर थर्ड में ये हो गया बच्चों अल्फा और ये हो गया बीटा, तो जैसे आपने अल्फा बीटा एलिमिनेशन किया यहां पर बन गया इथीन। और ऑप्शन नंबर 4 की अगर मैं बात कर लूं तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा, तो आपने अल्फा बीटा एलिमिनेशन किया तो आपका जो आंसर है यहां पर ये बन गया प्रोपीन। अब आपको देखना है कि इन सब में से ज्यादा स्टेबल कौन है, और मेरे ख्याल से देखते से ही एक आइडिया आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट आ रहे हैं, यानी कि इसके अंदर पाई पाई रेजोनेंस पॉसिबल है, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी सबसे ज्यादा। और ऑब्वियस ही बात है कि अगर सेकंड वाले ऑप्शन का प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो एज पर द कॉन्सेप्ट सेकंड वाले कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी होगी वो सबसे ज्यादा मानी जाएगी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी एम्स 2004 में ही आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा। अमंग द फॉलोइंग द वन विच रिएक्ट मोस्ट रेडिली विद इथेनॉल इज। आपको रिएजेंट दिया हुआ है इथेनॉल और ऑप्शन को देखिए, आपको दे रखे हैं समथिंग समथिंग बेंजिल ब्रोमाइड, ठीक है ना। बेंजिल ब्रोमाइड में कोई ना कोई अलग से ग्रुप जोड़ करके दिया हुआ है, यानी एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी इथेनॉल के साथ करने को बोला जा रहा है। आप जानते हैं कि बच्चों जो इथेनॉल होता है ये कोवेलेंट कंपाउंड होता है, इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन होता है, ऑक्सीजन का लोन पेयर, दैट्स वाई इसको एक वीक न्यूक्लियोफाइल माना जाता है। और जब भी वीक न्यूक्लियोफाइल से आप NSR करवाते हैं तो ये जो रिएक्शन होती है इसको माना जाता है बच्चों SN1 रिएक्शन, ठीक है ना। जैसे H2O होता है उसी तरह से अल्कोहल दिया जाए तो उसके अंदर भी SN1 रिएक्शन मानी जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि यार SN1 के लिए ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो SN1 होता है इसकी रिएक्टिविटी निकाली जाती है इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से, और SN1 के अंदर जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, कार्बोकेटायन। यानी आपको करना क्या है कि इन सब से रेस्पेक्टिव कार्बोकेटायन बनाने हैं और उसकी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है। तो अगर मैं थोड़ा सा डायरेक्टली चलूं कार्बोकेटायन दिमाग में रखते हुए, तो बच्चों ऑप्शन नंबर 3 में जो कार्बोकेटायन बनेगा वो बनेगा ये वाला, लिविंग ग्रुप को हटा दिया बच्चों मैंने, ठीक है ना। SN1 जब होगी तो मैं क्या करूंगा, स्टेप नंबर 1 में क्लोराइड हटा के कार्बोकेटायन बनाऊंगा। अब ये कार्बोकेटायन आप ध्यान से देखो, हाँ देखते रहो देखते रहो देखते रहो। इस कार्बोकेटायन में ये जो मिथॉक्सी है इसका प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, और अगर प्लस एम इफेक्ट लग रहा है तो स्टेबिलिटी काफी ज्यादा मानी जाएगी, है ना। और हमें स्टेबिलिटी ज्यादा ही चाहिए, और इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 जाना चाहिए। बाकी ऑप्शन की भी बात कर लीजिए, नाइट्रो अगर है तो -m लगेगा, क्लोरो अगर है तो +m और -i दोनों लगेंगे, लेकिन डोमिनेटिंग हो जाएगा -i। और मिथाइल अगर है तो इसके अंदर आप +i पर ले सकते हैं, +i ले सकते हैं। तो +m वाला केवल एक ही ऑप्शन था, मिथॉक्सी वाला, और इसीलिए ऑलरेडी ऑप्शन नंबर 3 मैंने यहां पर टिक करके दिया है। बच्चों अगला जो क्वेश्चन है ये है एम्स 2005 का क्वेश्चन, और आपको एक सबस्ट्रेट दिया हुआ है, दिस इज 2-फ्लोरोब्यूटेन, और आपको बोला हुआ है कि इसकी रिएक्शन मिथॉक्साइड से मिथेनॉल की प्रेजेंस में करवाएंगे तो क्या बनेगा। तो बच्चों हमेशा आप ध्यान रखें कि ये जो रिएजेंट है ये तो हो गया स्ट्रॉन्गर बेस, नेगेटिव आयन नजर आ रहा है, दैट्स वाई। तो अगर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस आपको दे रखा है तो पहली बात तो ये होगी कि आपको सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है बल्कि एलिमिनेशन करना है। अब एलिमिनेशन यहां पर जब आप करोगे तो भैया 2 पॉसिबिलिटी हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन के बाद बनने वाले प्रोडक्ट की। अगर आप लेफ्ट साइड से एलिमिनेशन करते हैं तो 2 ब्यूटीन बनेगा, और आप राइट हैंड साइड से एलिमिनेशन करते हैं तो 1 ब्यूटीन बनेगा। लेकिन यहां पर तो आपसे मेजर पूछा जा रहा है, पॉसिबल या संभावित आंसर तो नहीं पूछा जा रहा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि अगर फ्लोरीन आपको दिया जाता है तो फ्लोरीन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, और इसीलिए इसके अंदर इवन सीबी मैकेनिज्म चलता है। और कुल मिलाकर के जब आप मेजर आंसर निकालते हैं तो इसके अंदर सेजेफ नहीं बल्कि हॉफमैन रूल लगा करके मेजर आंसर तय या डिसाइड किया जाता है। हॉफमैन रूल क्या कहता है, उस एल्कीन की क्वांटिटी ज्यादा होगी जिसकी स्टेबिलिटी कम है, या जिसमें एल्किल सब्स्टिट्यूएंट कम है, या जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कम है। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर 2 ब्यूटीन नहीं
बल्कि 1-ब्यूटीन विल बिकम द मेजर प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन बड़ा सीधा साधा सा लग रहा है, लैंग्वेज देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्सक्लूसिवली बाय SN1 मैकेनिज्म। क्यों मैंने सीधा साधा क्वेश्चन बोला? आपको 4 कंपाउंड दे दिए और आपको बता दिया कि भैया SN1 करनी है, आप बताइए कि SN1 सबसे एक्सक्लूसिवली या सबसे ज्यादा फेवरेबल कहां पर मानी जाएगी। तो अर्लियर बच्चों जैसे हम बात कर चुके हैं कि SN1 की रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन पर डिपेंड करती है, तो इनके कार्बोकेटाइन बना लीजिए। फर्स्ट वाले में क्लोराइड को हटाने के बाद आप बनाओगे इथाइल कार्बोकेटाइन। सेकंड वाले में क्लोराइड को हटाने के बाद आप बनाएंगे आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन। ऑप्शन नंबर थर्ड में आपको दिया हुआ है बेंजिल क्लोराइड, तो क्लोराइड को हटाने के बाद आप बनाएंगे बेंजिल कार्बोकेटाइन। और इसी तरीके से ऑप्शन नंबर 4 में क्लोरो को हटाने के बाद आप बनाएंगे बेंजीन रिंग पर पॉजिटिव इटसेल्फ, इस तरीके से। अब आप ध्यान से देखिए, केवल और केवल ऑप्शन नंबर थर्ड ऐसा है जिस कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस पॉसिबल है। और ऑब्वियस सी बात है बच्चों, रेजोनेंस की वजह से ये वाला कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल, और जिसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल उससे रिलेटेड सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी हो जाएगी मैक्सिमम। तो इसलिए इसका आंसर थर्ड टिक कर दीजिएगा। बच्चों अगला जो क्वेश्चन है ये AIPMT 2007 का क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें NSR मुश्किल से होगा, मिनिमम रिएक्टिविटी किसमें है। तो आइए ध्यान से देखें किस प्रकार के कार्बन हेलोजन बॉन्ड आपको दे रखे हैं। यहां पर सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है, यहां पर सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है। जेम्स बॉन्ड नहीं बोल रहा हूं यार, सिंगल बॉन्ड बोल रहा हूं, ध्यान से पढ़ो, है ना। और इसी तरह से यहां पर भी सिंगल बॉन्ड है, लेकिन 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 यहां पर आपको नजर आ रहा है रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड। तो बच्चों आप जानते हैं कि जब NSR होती है तो टूटने वाला बॉन्ड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। यहां पर तो पार्शियल डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और इसलिए ये NSR के लिए इनर्ट या अनरिएक्टिव माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का अल्टीमेटली जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। एक केमिकल रिएक्शन इस क्वेश्चन में आपको दे रखी है 2008 में जो आया हुआ है, इन अ SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द टाइप विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रिलेटिव रेट। ओके, तो एक रिएक्टिविटी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है जिसमें साफ साफ आपको बता रखा है कि SN2 है और उसके अलावा एक फेवरेबल बात भी आपको दे रखी है DMF। बच्चों DMF क्या होता है? डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड। ये होता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जो वैसे भी SN2 रिएक्शन के लिए फेवरेबल माना जाता है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो SN2 के लिए फेवरेबल माना जाएगा। तो सबसे पहले SN2 का रूल सोचिए और SN2 के अंदर जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव फैक्टर काम कर रहा होता है वो होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, हिंदी में अगर बोला जाए तो त्रिविम बाधा यानी कि रुकावट। ओके, अब बच्चों स्टेरिक हिंड्रेंस अगर अपन देखें तो 1 डिग्री वाले में कम होगा। तो सबसे पहले हम लोग डिग्री देख लेते हैं हेलोजन के आधार पर। ये 1 डिग्री हेलाइड है, ये 1 डिग्री हेलाइड है, और ये भी 1 डिग्री हेलाइड है, और ये भी 1 डिग्री हेलाइड है। अब डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अगर बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन होता तब तो ये वाला ट्रेंड चला जाता, लेकिन अगर इस ट्रेंड से बात नहीं बन रही है तो कोई बात नहीं यार, आप बल्कीनेस ऑफ द एल्किल ग्रुप देखो। भाई एक ही एल्किल ग्रुप है ना, लेकिन उसकी साइज तो अलग अलग है, वो सेम तो नहीं है। तो आप बल्कीनेस देखो। तो जब आप बल्कीनेस देखोगे तो आपको नजर आएगा कि यार ये वाला जो ऑप्शन नंबर थर्ड है इसमें आपको स्मॉलेस्ट ग्रुप नजर आ रहा है, और स्मॉलेस्ट ग्रुप अगर नजर आ रहा है तो ये माना जाएगा कि इसके अंदर हिंड्रेंस जो होगा वो कम लगेगा। यानी जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा तो उसके अटैक करने में और साइमल्टेनियसली लिविंग ग्रुप के निकलने में डिफिकल्टी, दिक्कत क्राउडिंग की वजह से कम आएगी, छोटा ग्रुप होने की वजह से। और अगर आना और निकलना आसान प्रोसेस है तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगी। और इसलिए बच्चों यहां पर बिंदास आप जो आंसर है वो थर्ड वाले को सही मानिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक।
बच्चों ऑप्शंस के अंदर आपको बेंजीन रिंग नजर आ रहे हैं और आपको इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बोला हुआ है, यानी क्वेश्चन हो गया सीधा सीधे ESR के बारे में। और आप जानते हैं कि ESR कहां पर फेवरेबल होती है? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, यानी कि प्लस M या प्लस R वाले ग्रुप फेवरेबल हैं। आइए सोचें, नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रो विड्रॉइंग ग्रुप है, फिनॉल के अंदर बच्चों जो OH है ये प्लस M वाला ग्रुप है, क्लोरोबेंजीन के अंदर प्लस M भी होगा लेकिन इसके अंदर माइनस I स्लाइटली डोमिनेटिंग माना जाता है ओवर इट्स प्लस M, और CH2OH में तो OH का माइनस I लगेगा। तो प्लस M वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला ग्रुप एक ही है ऑप्शन नंबर 2 में, और इसलिए बच्चों इसका जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर 2 टिक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन बच्चों AIPMT 2009 में आया हुआ है, ध्यान से पढ़िए। Which of the following reaction is an example of nucleophilic substitution reaction? बच्चों हेलाइड के अंदर NSR सबसे कॉमन टर्म होती है, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि NSR के अंदर होता क्या है कि जो सबस्ट्रेट होता है उसमें से कोई ना कोई ग्रुप एज ए लिविंग ग्रुप निकल रहा होता है, और वो कब निकलेगा? जब एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा। यानी सबस्ट्रेट के पास लिविंग ग्रुप होना जरूरी है और जो रिएजेंट है वो न्यूक्लियोफिलिक होना जरूरी है। जहां ये दोनों चीजें मिल जाती हैं उसी को NSR बोला जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, मुझे तो साफ साफ ऑप्शन नंबर 2 जो कि एक बहुत ही कॉमन सी रिएक्शन है NSR के अंदर वो नजर आ रही है, जिसमें OH नेगेटिव हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल और हेलोजन हो जाएगा सबस्ट्रेट। तो जैसे ही OH आएगा X को अपन रिप्लेस करेंगे और रेस्पेक्टिव NSR वाला प्रोडक्ट एल्कोहल बना देंगे, तो इसीलिए इसका आंसर सेकंड चला जाएगा। हाँ जी बच्चों, ऑल इंडिया PMT 2009 में एक बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा गया है। लैंग्वेज देखिए ध्यान से, ट्राइक्लोरो एसिटिल्डिहाइड जिसकी स्ट्रक्चर भी आपको दे रखी है, रिएक्ट्स विद क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड प्रोड्यूसेस, है ना। अगर आप डायरेक्टली समझ गए हैं तो ये एक बहुत ही फेमस और स्टैंडर्ड रिएक्शन है जिससे DDT सिंथेसिस किया जाता है। तो आप डायरेक्टली DDT पहचान सकते हैं कि DDT कौन सा है। अब कई बच्चों को DDT पहचानने में भी दिक्कत आती है क्योंकि DDT का जो नाम है उस नाम से तो स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता। क्या नाम होता है DDT का? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, है ना। अब इस नाम से अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, रिएक्शन पे आप ध्यान दीजिए, तरीके पे आप ध्यान दीजिए, बड़े आराम से इस तरह के क्वेश्चंस को आप पहचान पाओगे और एक ही बार में कर पाओगे। समझिएगा ध्यान से, जो ट्राइक्लोरो एसिटिल्डिहाइड है एक बार तो इसको लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा CCl3CHO, और इसके अलावा इसके अंदर लेना है आपको क्लोरोबेंजीन, तो बच्चों ये मैंने ले लिया क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। ये जो रिएक्शन होती है इसको अगर मैं थोड़ा सा डायरेक्टली बताऊं तो इसके अंदर जो क्लोरोबेंजीन होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इसके 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, और ओवरऑल जो पार्टिसिपेशन होता है ये होता है इस तरीके से, जिसमें ओवरऑल बच्चों ESR होती हुई नजर आती है। और ESR में आप जानते हो कि जो हेलोजन्स होते हैं ये होते हैं ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थोपैरा में से मेजर कौन बनता है? पैरा। तो मैंने पैरा से ही अल्टीमेटली हाइड्रोजन को यहां पर हटाया हुआ है। तो जैसे ही इस तरीके से आप इस रिएक्शन को प्रोसीड करोगे तो जो आंसर है वो आपको नजर आ जाएगा, ठीक है ना। आप H2O हटा दीजिए तो ये वाला जो sp2 कार्बन है इस पे क्लोरोफिनाइल वाला पार्ट एक ही कार्बन पे 2 बार जोड़ दीजिएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों कौन से ऑप्शन में ये है। आई थिंक ऑप्शन नंबर 1 में ही ये नजर आ रहा है, और इसीलिए बच्चों आपका आंसर फर्स्ट ही जाएगा, और इसका जो नाम होता है वो भी लिख लीजिएगा, इट इज नॉन एज DDT। बच्चों 2010 में प्रीलियम एग्जाम अलग होता था, मेंस अलग होता था, और इसलिए बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ एग्जाम का नाम हमने यहां पर मेंशन किया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको एक हैलाइड दे रखा है और आपसे 2 स्टेप्स सॉल्व करवाने के बाद जो प्रोडक्ट नंबर X है वो पूछा जा रहा है कि आखिर X क्या बनेगा। तो सबसे पहले आपके सामने है एक हैलाइड और आपको दिया हुआ है मैग्नीशियम मेटल। तो बच्चों किसी भी हैलाइड में जब आप मैग्नीशियम मिलाते हैं तो क्या बनता है? यस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट Rx प्लस मैग्नीशियम विल गिव RMgX, ठीक है ना। यहां से इस बॉन्ड को तोड़िएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये दोनों नेगेटिव बन गए, ये पॉजिटिव बन गया, तो दोनों नेगेटिव के बीच में +2 को आप जोड़ दीजिएगा।
अब ये जो आंसर बना है आपको बोला जा रहा है कि इसका आप हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, ठीक है ना। और इसका जब हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा तो हाइड्रोलाइसिस करते समय जस्ट पोलरिटी पे ध्यान दीजिए, नथिंग एल्स। ये क्या है बच्चों, प्लस, ये क्या है माइनस, तो यहां से अपन बॉन्ड तोड़ेंगे और इसको H प्लस और इसको H माइनस दे देंगे, तो आपका जो ऑर्गेनिक आंसर यहां पर बनेगा वो बनेगा बच्चों ऐसे वाला, ठीक है ना। अब आराम से देख लीजिए, ये वाला जो आंसर है जिसको बोला जाएगा टोल्यूइन, ये आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहा है। बच्चों अगला जो सवाल है, इस सवाल में आपसे अगेन पूछा हुआ है कि NSR पहचानो, है ना। बहुत ही फंडामेंटल सवाल है और इसलिए एक बार पहले भी आया था और एक बार वापस से आ गया 2 साल के अंतर में। तो वही कॉन्सेप्ट लगा लीजिए बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में लीविंग ग्रुप होना चाहिए, एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होना चाहिए और एज अ रिजल्ट लीविंग ग्रुप के बदले न्यूक्लियोफाइल आना चाहिए। तो ये नजर आ रहा है हमें ऑप्शन नंबर 4 में, और इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये 4 तक चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोस्ट इजीली। लेकिन यहां पर जो ऑप्शन है बच्चों ये है आपके सामने एराइल क्लोराइड। तो एराइल क्लोराइड के अंदर जो रिएक्शन होती है ये होती है ARSN, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक हैलाइड। और इसके अंदर अगर मैं सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लिखूं, इजीएस्ट कॉन्सेप्ट अगर लिखूं तो इसके अंदर बोला जाता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है ना। एक तरीका तो ये होता है कि आप न्यूक्लियोफाइल को जोड़ करके कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी बना करके देख लो, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी तरीका हो सकता है। तो आप डायरेक्टली करना चाहें तो आप ऐसे सोचें कि यार बेंजीन रिंग पर न्यूक्लियोफाइल जाएगा। अब बेंजीन रिंग पर नॉर्मली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, लेकिन अगर अपन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दें तो न्यूक्लियोफाइल का आना फेवरेबल हो जाएगा। तो इसीलिए ESR से अपोजिट यहां पर आपको सोचना होता है, और आपको सोचना होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम आखिर कहां पर होगी। तो सोचिएगा, नाइट्रो -M देगा, मिथॉक्सी +M दे देगा, और ये जो मिथाइल है ये अपना +I देगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम किस में हुई, ऑप्शन नंबर 2 में। तो बस यही क्वेश्चन का जो आंसर है ये होना चाहिए। बच्चों ये भी ऑल इंडिया PMT मेंस 2011 का बहुत ही शानदार सवाल है। इस सवाल को करने का जो एक सिंपलेस्ट तरीका है मैं बोलने वाला हूं, आप ध्यान से मेरी बात समझिएगा। 2 रिएक्शन आपके सामने हैं और आपको बताना है कि रिएक्शन नंबर 1 और 2 में SN1 SN2 में से आखिर क्या हो रहा है। अब देखिए बच्चों, आपको यहां पर प्रोडक्ट बना करके दे रखा है। अरे भैया, जब प्रोडक्ट बना करके दे रखा है तो आपको इतना सा सोचना है कि जो प्रोडक्ट बना हुआ है उसमें रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इन्वॉल्व है या नहीं है। होगा नहीं होगा ये नहीं सोचना। अरे प्रोडक्ट बना करके दे दिया तो आपको रिएजेंट से मतलब ही नहीं है, आपको तो बस ये देखना है कि प्रोडक्ट जो बना करके दिखा रखा है उसमें रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व है या नहीं है, दैट्स ऑल। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाले में जहां पर ब्रोमीन है वहीं पर न्यूक्लियोफाइल चिपका रखा है ना। और ऐसे दूसरे वाले को ध्यान से देखिएगा, जहां पर हेलोजन है वहीं पर न्यूक्लियोफाइल चिपका रखा है ना। अगर रीअरेंजमेंट होता तो हाइड्राइड की शिफ्टिंग करके 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना करके न्यूक्लियोफाइल इंट्रोड्यूस करवाते, बट ऐसा नहीं कर रखा। और लिविंग ग्रुप को हटा करके डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल लाना, ये ट्रेंड होता है SN2 के अंदर। और इसीलिए बच्चों यहां पर दोनों ही रिएक्शंस को SN2 माना जाएगा, और इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने है ऑल इंडिया PMT 2012 का, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव अ येलो प्रेसिपिटेट विद आयोडीन एंड एल्कली। ट्राईहेलाइड्स का एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है जिसके आने के चांसेस हमें हर साल नजर आते हैं, बट हर साल तो नहीं आता, कई बार ऑल्टरनेट ईयर्स में आता रहता है। तो भैया येलो प्रेसिपिटेट का मतलब क्या हो गया? यस, सही पकड़े हैं, दैट इज आयोडोफॉर्म। रिएजेंट फेवरेबल ऑलरेडी आपको दे रखा है, आयोडीन और एल्कली। तो आपको इतना सा सोचना है कि ये जो 4 ऑप्शन हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब भैया आयोडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए क्या जरूरी है? तो अगर आपको एल्कोहल दिया हुआ है तो एल्कोहल के अंदर ये वाली यूनिट जरूरी है। और अगर आपको, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ है
कार्बोनिल कंपाउंड के अलावा और कुछ नहीं चलेगा बच्चों, तो उसके अंदर CH3CO होना जरूरी है, दैट्स ऑल। अब जो ऑप्शन है उनमें आप ध्यान से देखिएगा, केवल और केवल एक ही ऑप्शन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, एस्टर देगा नहीं, अमाइड देगा नहीं, इसमें दोनों तरफ बेंजीन हो गया तो ये देगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें CH3CHOH नजर आ रहा है, जो कंडीशन को फुलफिल कर देगा, और इसीलिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये सेकंड हमने दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ये बच्चों एम्स 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हैलाइड पर बेस्ड है, जिसके अंदर कुछ हैलाइड दे करके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपसे पूछा हुआ है। तो बच्चों हेलो एल्केन्स के अंदर जब आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले आप मॉलिक्यूलर वेट पे ध्यान दीजिए कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, हेलोजन किस प्रकार का है, लेकिन यहां पर तो नंबर ऑफ कार्बन और हेलोजन सेम है, तो इससे तो आंसर बनेगा नहीं। तो दूसरा वाला जो कॉन्सेप्ट होता है जो कि आइसोमर्स में काम आता है, और ये हो जाता है ब्रांचेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना, ब्रांचेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये तो 3 डिग्री हेलाइड है, ये 2 डिग्री हेलाइड है, और ये 1 डिग्री हेलाइड है। डिग्री बोलते से आप समझ ही गए होंगे कि इसके अंदर 3 ब्रांच है, इसके अंदर 2 ब्रांच है, और इसके अंदर एक ही ब्रांच है विद रेस्पेक्ट टू द कार्बन ऑन विच ब्रोमीन इज अटैच्ड। तो जहां पर ब्रांचेस ज्यादा होंगी यानी 3 डिग्री वाला, उसका बॉइलिंग पॉइंट तो हो जाएगा मिनिमम, और 1 डिग्री वाले का सबसे ज्यादा। तो आराम से देखिए बच्चों, पहले 3, उसके बाद 2, और सबसे लास्ट में 1, और ये नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, और इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हमने टिक किया है। बच्चों ये भी एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है जिसके अंदर एक किरेल कार्बन के साथ आपको हेलाइड दिया हुआ है, ओके, और आपको सोडियम मिथॉक्साइड दे रखा है, और आपसे बोला जा रहा है कि इस रिएक्शन में जो मेजर आंसर बनेगा वो क्या बनेगा। ऑब्वियसली अच्छा सवाल है, तो एम्स में ही आया हुआ है, यस 2017 के अंदर। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये जो हेलाइड है ये 1 डिग्री हेलाइड तो नहीं है, ये तो 2 डिग्री हेलाइड है ना। क्यों मैंने ऐसे बोला, क्योंकि बच्चों RONA 1 डिग्री हेलाइड लेने पर विलियमसन सिंथेसिस करके ईथर बनाता है, लेकिन यहां पर तो 2 डिग्री हेलाइड है ना, 1 डिग्री तो नहीं है। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखिए कि जो RONA होता है, जिसमें R आप कुछ भी लीजिए, लेकिन इसके साथ अगर आपको मेजर आंसर पहचानना है और आपके सामने 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री हेलाइड है, तो बच्चों इसके अंदर जो एलिमिनेशन होता है वो लीड कर जाता है सब्स्टिट्यूशन को, है ना। एलिमिनेशन डोमिनेंट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन, और अगर एलिमिनेशन डोमिनेंट करेगा तो ये तो हो गया अल्फा कार्बन और ये हो गया बीटा कार्बन, तो आप यहां से एलिमिनेशन कर दीजिए, है ना, यानी कि HCl हटा दीजिए, और जैसे आप एलिमिनेशन करते हुए HCl हटाएंगे तो आपको स्टाइरीन बनता हुआ या एक एल्कीन बनता हुआ नजर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में चमचमाता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार बच्चे ऐसा करते हैं क्वेश्चन कि उनके दिमाग में जो लिमिटेशंस हैं वो नहीं होती हैं, तो वो ऑप्शन नंबर 4 होने के बाद भी देख ही नहीं पाते। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप चारों ऑप्शन को एक बार जरूर देखिएगा और थोड़ा सा लॉजिकली सोचिएगा कि यार ये ऑप्शन आखिर आया कैसे। कई बार ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, लेकिन कई बार ऑप्शन देख करके भी तो हमें आइडिया मिल जाता है कि हाँ यार एलिमिनेशन भी तो हो सकता है, जो ऑप्शन साफ साफ आपको बता रहा है। बच्चों अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा हुआ है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NSR ऑफ द गिवन कंपाउंड, और ये M17 का क्वेश्चन है। अब यहां पर जो 4 कंपाउंड है इसको आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों। ये तो है एक सिंपल सा हेलाइड जिसमें कार्बन हेलोजन वाला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, और यहां भी सिंगल बॉन्ड है, लेकिन बच्चों ये वाले जो 2 हेलाइड हैं ये हैं आपके सामने एराइल हेलाइड। तो एक बेसिक बात बच्चों हमेशा ध्यान रखिए कि जो नॉर्मल हेलाइड होते हैं इनकी रिएक्टिविटी हमेशा एराइल हेलाइड से ज्यादा मानी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यार बॉन्ड स्ट्रेंथ का फर्क अल्टीमेटली तो पड़ेगा ही ना, ठीक है ना। तो जो एलिफेटिक हेलाइड होंगे वो हमेशा एरोमेटिक हेलाइड से ज्यादा रिएक्टिव माने जाएंगे जब अपन NSR की बात कर रहे होंगे। तो ये तो हो गया एक डिसीजन। अब इसके अलावा अपन जब इंटरनल बात करेंगे 1 by 1, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं यहां पर समझाने के लिए। अब इन दोनों की बात कर लो, तो इन दोनों की बात जब करोगे तो बेटा जैसे ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहां पर ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा।
जैसे ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहां पर ये रेजोनेंस वाला बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा। तो इस बिहाफ पर मुझे पता चल गया कि सेकंड वाले की जो रिएक्टिविटी है ये फर्स्ट वाले से ज्यादा आएगी, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर मैं बचे कुचे दोनों कंपाउंड्स की बात कर लूं तो ये AR एसेंस शो करेगा। और इसके अंदर बच्चों आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होना फेवरेबल मानी जाती है, तो यहां पर -m है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी मिनिमम, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से आएगा और उसका स्वागत वेलकम यहां पर किया जाएगा। यानी फोर्थ वाले की जो रिएक्टिविटी है ये थर्ड वाले से ज्यादा, क्योंकि थर्ड वाले में तो +m लग रहा है जबकि यहां पर -m फेवरेबल था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ओवरऑल जो आंसर है मेरे हिसाब से बच्चों फर्स्ट होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट फास्टेस्ट विद एक्वस एसीटोन, M17 का क्वेश्चन है। बच्चों लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, आपको एसीटोन की प्रेजेंस में वाटर से रिएक्शन करनी है, ठीक है ना। ये क्या है मैं लिख देता हूं आपके लिए यहां पर, रिएक्शन विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि अगर आपकी लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी ना तो गड़बड़ हो जाएगी। रिएक्शन विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ओके। तो बच्चों वाटर की जो रिएक्शन होती है आप जानते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से SN1 होती है, और आप समझते हैं कि जो SN1 होगी ये किस पर डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन पर। बोलो यस और नो, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन पर। तो आराम से बच्चों आपको करना क्या है कि लिविंग ग्रुप हटा दो और जो कार्बोकेटाइन बनेगा एक बार उस कार्बोकेटाइन को सोचो और स्टेबिलिटी के हिसाब से डिसीजन ले लो। अब आप ध्यान से देखना बच्चों, ये वाला जो कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन की बात कर रहा हूं, ये वाला कार्बोकेटाइन तो बनेगा एंटी एरोमेटिक। इस वाले कार्बोकेटाइन में साइक्लिक रेजोनेंस नहीं हो रहा तो मैं इस पर्टिकुलर सिस्टम को एरोमेटिक नहीं बोल पाऊंगा। सिमिलरली इस वाले सिस्टम में रेजोनेंस नहीं हो रहा कार्बोकेटाइन में, तो इसको भी मैं एरोमेटिक नहीं बोल पाऊंगा। जबकि यहां पे ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन बना है जो कि ओवरऑल एरोमेटिक है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी एरोमेटिक मेंटेन रख पाएगा। तो इसलिए जो ट्रोपाइलियम क्लोराइड है इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा मानी जाएगी। बच्चों अगला वाला जो सवाल है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, जिसके अंदर आपको एक हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है। मैं इसको एल्कीन एल्कीन नहीं बोलूंगा, इसको मैं सिंपल बोलूंगा कि आपके सामने एक हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है और आपको क्लोरीनेशन करना है HNO की प्रेजेंस में। तो बच्चों HNO की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है ये होती है फ्री रेडिकल, ओके। और यहां पर कोई आपको वेरी हाई टेम्परेचर तो दे नहीं रखा, तो यहां पर अपन सब्स्टिट्यूशन को फेवरेबल मान के चलेंगे, ओके। अब सब्स्टिट्यूशन अगर करवाया जाए तो ऑब्वियस सी बात है यार 1 2 3 के बजाय अपन एलाइलिक की बात कर सकते हैं, और एलाइलिक भी अगर दो हैं तो आप एलाइलिक में भी 3 डिग्री वाले को प्रेफरेंस दे सकते हैं, लाइक दैट। तो ध्यान से देखिएगा, मेरे हिसाब से अगर आप यहां से बॉन्ड तोड़ें तो ये वाला जो फ्री रेडिकल बनेगा ना इसकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा होगी, क्योंकि ये 3 डिग्री भी है और इसमें रेजोनेंस भी है एलाइलिक होने की वजह से। तो इसलिए बच्चों इसको बेस्ट हाइड्रोजन मानते हुए आप सब्स्टिट्यूट करा दीजिएगा, और इसका सब्स्टिट्यूशन आपको प्रोडक्ट नंबर 1 में साफ साफ नजर आ रहा है। बच्चों अगला जो सवाल है इसके अंदर एक डाइहैलाइड आपको दे रखा है और आपको बोला जा रहा है कि जिंक डस्ट मिलाकर के अगर गर्म किया जाए तो क्या बनेगा। बच्चों जिंक डस्ट आप जानते हैं डी हेलोजिनेशन करने वाला रिएजेंट है, और जहां पर हेलोजन दे रखा है ऑब्वियस सी बात है वहीं से तो एलिमिनेशन होगा। तो आप सीधा सीधा इन दोनों सेंटर से हेलोजन्स को हटा दीजिए और एक पाई बॉन्ड वहां पर बना दीजिए, यानी कि एलिमिनेशन करा दीजिए। तो जो आंसर है रिलेवेंट वो आपको नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, तो सेकंड वाला आंसर यहां पर सही माना जाएगा। आइए बच्चों एक और बेहतरीन सवाल आपके सामने है जो कि नीट 2018 में पूछा गया है, लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। कंपाउंड ए और कंपाउंड वाई फाइनली हमें रिकॉग्नाइज करने हैं। क्या इंफॉर्मेशन है, कंपाउंड ए जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया हुआ है C8H10O is found to react with NaOI and yield a yellow precipitate with characteristic smell। तो भैया ये जो येलो प्रेसिपिटेट है ये तो हो गया आयोडोफॉर्म,
ठीक है ना। और ये जो सोडियम पर आयोडेट बना रखा है, इसके लिए आपको बता रखा है कि बनता कैसे है, Y की रिएक्शन NaOH से कराने पर। तो आप जानते हैं कि अगर आप I2 के अंदर NaOH मिलाओगे तो NaOI बनेगा, जो हेलोफॉर्म का रिएजेंट भी होता है। यानी कुल मिलाकर के जो Y है वो तो आयोडीन आना है। अरे इससे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि तो सब में ही दिया हुआ है। तो अब अल्टीमेटली अपन A के लिए आ जाएं, और A के लिए आपको पता है कि आयोडोफॉर्म देने के लिए CH3CHOH होना जरूरी होता है। तो आइए एक बार देखें डायरेक्टली कि किस में CH3CHOH है। अरे केवल एक में ही है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो ज्यादा मत सोचिए और सीधा सीधा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है उसको टिक कर दीजिए। इस वीडियो में 2001 से लेकर के 2020 तक के जितने भी क्वेश्चन ऑल इंडिया PMT एम्स एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं वो सब मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए हैं। 2021 का तो पूरा पेपर मैं सॉल्व करके एक वीडियो में बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूंगा, उसके लिए आप चिंता मत करिएगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने ये वीडियो ये पूरा देखा है तो लाइक करना डेफिनेटली बनता है। उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम डिस्कस करते चलेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बिल्कुल फेवरेट बनता चला जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिए।